बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है इस टर्म का क्या मतलब है और ये एब्सर्डिज़्म जो मूवमेंट है ये कैसे स्टार्ट हुई और ये जो टर्म है ये किसने इसका नाम दिया और इसके फेमस क्रिटिक्स कौन से हैं। आज की वीडियो में आपके जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी क्यूरी है इस टर्म के मुताबिक वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि इस तरह की जो नई वीडियोस हैं, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि लिटरेचर में दी थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है। इसके प्लेज, इसके क्रिटिक्स, इसके जो उनसे फेमस राइटर्स हैं वो आप बार बार थ्रू आउट द लिटरेचर आप जो हो अपने पढ़ते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी ऑफ द एब्सर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो सा है ये सबसे पहले तो आपको ये नाम याद रखता है कि ये जो टर्म है ये एक फ्रेज जो सी है ये किसने दी, ये मार्टिन एसलन ने दी 1961 में। और ये जो टर्म है ये कब उसने दी थी, आफ्टर वर्ल्ड वार टू। जितनी डिसल्यूजनमेंट्स जो थी वर्ल्ड वार टू की, वर्ल्ड वार के का जो क्योस था, जो उसका सारी डिस्टर्बेंस है, उसके बाद उसने ये टर्म दी। अब सिंपली आपको सिर्फ इस टर्म का मतलब ये याद रखना है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस। दुनिया में जो कुछ भी है वो मीनिंगलेस है। एब्सर्ड वही कहते हैं ना, रैंडम है और कोई सेंस नहीं बन रही, लॉजिकल है। तो मतलब इस टर्म के मुताबिक हर एक चीज़ मीनिंगलेस है, कोई भी उसका मतलब नहीं है। इंसान इंसान जो दुनिया में स्ट्रगल कर रहा है वो फिटाइल है, मतलब फ्रेजाइल है, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता और उसकी कोई भी सेंस नहीं निकलेगी। दुनिया में होप नहीं है और मीनिंगलेसनेस है हर तरफ सिर्फ यही छाई हुई है। और कोई भी आपकी जो एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये जो एक मूवमेंट है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से इंस्पायर है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का यही मतलब था ना कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है उसका कोई भी सेंस नहीं बनती, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो वो यही है कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो एब्सर्ड है। मतलब दुनिया में आप क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, कोई मीनिंग नहीं। आप स्ट्रगल करते हो मीनिंग ढूंढने के लिए, लेकिन वो आपको आपकी एट द एंड ऑफ द लाइफ भी नहीं मिलता। और ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा हो और बुरा करो तो आपके साथ बुरा हो। ठीक है, तो ये मतलब इसका जो मतलब है इसका यही मतलब है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मीनिंगलेस। उसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता। वर्ड जो है दैट इज़ विदाउट मीनिंग। उसके बाद अगर हिस्टोरिकल रीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वार टू के बाद जो उसकी डिसअलिग्नमेंट्स थी उसके बाद ये जो है एब्सर्डिज्म जो मूवमेंट है वो दी गई। और इस मूवमेंट के अंदर वर्ल्ड वार टू के अंदर लोगों ने अपना जो फेथ है वो भी लॉस कर दिया, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी लॉस कर दिया। पोस्ट वार का जो ट्रॉमा था, उसका जो एक वार के अंदर जो हॉलोकॉस्ट हुआ, न्यूक्लियर थ्रेट्स जो उनसे थे, जो एक आपको वर्ल्ड वार टू के बाद लोगों को लगा कि गॉड, ये मैं आपको इस मूवमेंट के मुताबिक बता रही हूँ, दैट गॉड हैड अबेंडन्ड द वर्ल्ड। क्योंकि लोग कहते थे कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता तो इतना बुरा हमारे साथ ना होता जो वार में हुआ, जो केओस हुआ। तो इसीलिए लोगों का रिलीजन से उनका फेथ से उन रिलीजन से जो भी सारा फेथ था वो भी उनका ख़त्म हो गया और गॉड से उनका फेथ जो है वो सारा ख़त्म हो गया। तो वार के बाद लोगों ने रिलीजन को लॉस कर दिया। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यही था, मैन फाउंड हिमसेल्फ इन एन इनडिफरेंट यूनिवर्स। ठीक है, कि लोगों की एग्जिस्टेंस का एग्जिस्टेंशियलिज्म क्राइसिस यही है कि लोगों को समझ नहीं आई कि उसके बाद उनकी एग्जिस्टेंस का मतलब है क्या। उन्होंने वर्ल्ड वार टू के बाद अपने आप को एक अलग ही यूनिवर्स में जो है वो फील किया। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि वर्ल्ड वार टू के बाद ये जो है ये टर्म दी मार्टिन एसलिन ने। और इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि रिलीजन पे कोई फेथ नहीं है, आपका ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे कोई फेथ नहीं है, गॉड पे कोई बिलीव नहीं है और आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो ये है कि इसके जो प्लेज होते हैं, वर्क्स होते हैं, उनके सर्कुलर प्लॉट होते हैं। स्टोरीज उनसी होती हैं वो एग्जैक्टली एंड वहीं होती हैं जहाँ से वो शुरू होती हैं। जैसे इसकी बेस्टेस्ट एग्जाम्पल जो सी है दैट इज़ वेटिंग फॉर गोडो। अगर आपने वो पढ़ा है तो वो स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे ही वो एंड होती है कि एक रोड है, एक लीवलेस ट्री है और उसके ऊपर दो लोग खड़े हुए और वेट
कर रहे हैं वो तो जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहीं ख़त्म होती है। तो मतलब इनके सर्कुलर प्लॉट्स होते हैं। यही कि जो कि ये एम्फसाइज़ करते हैं कि जो साइकिल ऑफ फर्टिलिटी है वो चलता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला एक इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है ब्रोकन लैंग्वेज। जो डायलॉग्स होते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं और उनमें क्लिचेस होते हैं, नॉनसेंस होते हैं। जैसे वेटिंग फॉर गोडो में व्लादिमीर और जो एस्ट्रागोन है जब वो बातें करते हैं तो उनकी कोई भी सेंस नहीं बनती। मैं वेटिंग फॉर गोडो पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद आपको मज़ीद वो क्लियर बन जाएगा कि जो लैंग्वेज है वो रेपिटेटिव होती है, उनकी कोई सेंस नहीं होती और कम्युनिकेशन में क्या वो बात करना चाह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसका समझ नहीं आता। अगर स्टैटिक करैक्टर्स की बात करें तो ये इसका एक तीसरा करैक्टरिस्टिक्स है कि करैक्टर्स जो उनसे होते हैं उनके पास मोटिवेशन नहीं होती, हिस्ट्री नहीं होती और दे आर ऑफन ट्रैप्ड इन अ सिंगल लोकेशन और स्टेट, जैसे वेटिंग फॉर गोडो के अंदर होता है। तो स्टैटिक करैक्टर्स होते हैं, कोई इतने मोल्ड नहीं होते और वो सिर्फ उनमें कोई भी क्लियरेंस नहीं होती, ना ही कोई हिस्ट्री, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, सिर्फ रैंडम सा कुछ एब्सर्ड सा है। यही इस मूवमेंट का एक करैक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगर ये पायनियर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसके जो पायनियर्स हैं उनमें सैमुअल बेकेट जिन्होंने लिखा है वेटिंग फॉर गोडो, इसकी जो टर्म दी थी वो मार्टिन एसलिन ने दी थी, लेकिन इसमें जो फेमस वर्क्स हैं उनमें सैमुअल बेकेट का बहुत नाम आता है, एल्बर्ट कैमस का बहुत ज़्यादा नाम आता है, ठीक है। वेटिंग फॉर गोडो की अगर बात करें, सैमुअल बेकेट की अगर बात करें तो ये इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, एब्सर्डिज्म से। और वेटिंग फॉर गोडो अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको साफ नज़र आता है कि इन्होंने जो लिखा है वो वैसे तो आपको एक डार्क कॉमेडी लगती है, क्योंकि ये भी इसका एक करैक्टरिस्टिक है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का कि इसमें डार्क कॉमेडी होती है, ह्यूमर होता है, लेकिन उसके पीछे जो एक मतलब निकलता है, जो उसके पीछे का एक मीनिंग होता है वो कुछ और ही होता है। तो ये सैमुअल बेकेट बहुत ज़्यादा फेमस है वेटिंग फॉर गोडो के लिए, उसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला और उसका भी मेन मकसद यही था कि लाइफ जो सी है दैट इज़ फ्रेजाइल और उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। और उसमें जिसमें जो है ये गोडो जो है उसके लिए वेट करते रहते हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, लेकिन वो कभी नहीं आता। तो इसके थ्रू यही उन्होंने बताया था कि होप जो है कहीं ना कहीं कोई होप या कोई ऐसी आपकी जैसे डिज़ायर्स होती हैं, कुछ आपकी ख्वाहिशात होती हैं जो आप पूरा करना चाह रहे होते हो, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होती। होप का इंतज़ार होता है इंसान को अपनी लाइफ में, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो सैमुअल बेकेट is a very famous name in theater of absurd और absurdism movement। वेटिंग फॉर गोडो ये इस पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी और इसमें द मोस्ट फेमस एक डायलॉग है नथिंग हैपन्स नोबडी कम्स नोबडी गोज, ये एक डायलॉग बोला जाता है और इसका ये एब्सर्डिज्म को जाहिर करता है, ठीक है। इसमें व्लादिमीर और एस्ट्रागोन है जो कि एक मिस्टीरियस मैन गोडो का वेट कर रहे हैं जो कि कभी भी नहीं आता। और जैसे इन्होंने जो वेटिंग है वो एज अ मेटाफर फॉर लाइफ यूज़ किया है कि आप इन ज़िंदगी में भी इंसान जो है वो वेट करता रहता है किसी होप का, किसी एक अच्छी चीज़ का, लेकिन वो कभी भी नहीं आता। और इसके थ्रू ब्लड बाउंड्रीज बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ये एक इसे ट्रेजाइक कॉमेडी कहते हैं, इसमें ट्रेजेडी भी है कॉमेडी भी है। और ये 20th सेंचुरी का मोस्ट फेमस प्ले था और इसकी वजह से जो मैं सैमुअल बेकेट हैं उनको बहुत ज़्यादा फेम भी मिला, अवार्ड्स भी उन्होंने विन किए, ठीक है। उसके बाद यूजीन आयनस्को की अगर बात करें तो ये भी एब्सर्डिज्म में एक फ्रेंच प्ले राइट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ट्रेजेडी ऑफ लैंग्वेज और सोशल कन्फॉर्मिटी के लिए। और इनके जो से दो प्लेस हैं जैसे द बॉल्ड सोप्रानो और रनसेरोस, ये जो से हैं ये प्लेस बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं, जिसमें एक में टोटलिटेरियनिज्म इन्होंने बताया है और दूसरा जो सा है वो नॉन सेंसिकल डायलॉग फ्रॉम एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक है पे बेस्ड है, ठीक है। इन पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन आज जो है वो हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड का जो सा एक इंट्रो है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो आयनेस्को है उन्हें उनके प्लेस को एंटी प्लेस भी कहा जाता है जो कि ट्रेडिशनल थिएटर को चैलेंज करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल थिएटर में इस तरह का वर्ल्ड वार से पहले इस तरह का वर्क नहीं लिखा जाता था। ये जो उनकी मूवमेंट है या इस तरह के जो वर्क्स हैं ये लिखे गए आफ्टर वर्ल्ड वार 2।
उसके बाद अगर जो उनसे अदर आइकॉनिक राइटर्स हैं उनमें हैरोल्ड पिंटर है, इनका बहुत अच्छा वर्क है जो हमने भी पढ़ा है, माउंटेन लैंग्वेज। उसके थ्रू भी उसे भी कहा जाता है कि एब्सर्डिस्ट प्ले है, लेकिन उसमें जो एब्सर्डिज्म है दैट इज़ सोशल और पॉलिटिकल रादर देन एग्जिस्टेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा इनका जो सा कॉमेडी ऑफ मैनिक है और फेमस वर्क जो से दी बर्थडे पार्टी है, ये बहुत फेमस है। जीन गेनर जो से हैं ये भी बहुत फेमस है अपनी एब्सर्ड प्लेस के लिए, और एडवर्ड एल्बी भी बहुत ज़्यादा ही फेमस है अपने एब्सर्ड प्लेस के लिए, ठीक है। इनके ऊपर भी मैं अलग से इनके वर्क्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो आगे ये ट्रेडिशनल वर्सेस एब्सर्ड ड्रामा है कि इनके प्लॉट कैसे होते थे, लैंग्वेज कैसी होती थी, कन्फ्लिक्ट कैसा होता था एंड रेजोल्यूशन कैसी होती थी। और ये भी आप अपने जौन से अगर आपको एग्ज़ाम आता है, इनके दरमियान में डिफरेंस आता है, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। मैंने इसीलिए ये स्लाइड यहाँ डाली है ताकि आपको इससे मदद मिले। उसके अलावा ये एक मार्टिन एस्लिन की एक फेमस कोटेशन है, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हैज़ डिनाउंस्ड आर्ग्यूइंग अबाउट द एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, इट मेयरली प्रेजेंट्स इट इन बिगिंस, ठीक है। ये आप कोटेशन मार्टिन एस्लिन की अपने एग्जाम्स के अंदर कोट कर सकते हो। बेसिकली जो मतलब है एब्सर्डिज्म का वो यही है कि कोई भी मीनिंग नहीं है आपकी एग्जिस्टेंस का, आप दुनिया में क्यों आए हो, आप क्या करते हो, आप पूरी लाइफ भी अगर स्ट्रगल करते हो किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर होगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।